चलिए, अब सोच रहे लाइव आने के लिए, यार टाइम नहीं मिलता है ना, 6 बजे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, हम लोग स्टेप नंबर 8 तक तो पढ़ लिए थे। अब स्टेप नंबर किससे स्टार्ट कर रहे हैं? 9 से। स्टेप नंबर 9 में क्या लिखे हैं? जितने भी बॉडी वाला केस आएगा, जैसे एवरीबॉडी होगा, समबॉडी होगा, नोबॉडी होगा, ऑन एनीबॉडी होगा, हमेशा ये सिंगुलर कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर है? जब सिंगुलर कंसिडर करोगे तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा, उसी से एग्रीमेंट करेगा। तो बताइए, इसको सिंगुलर मानोगे तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। तो बताइए, इज या आर में से कौन सा सिंगुलर है? बोलोगे इज सिंगुलर है सर, तो एवरीबॉडी इज, उसके बाद कमिंग हियर लिखोगे, हम लोग यहाँ आ रहे हैं। फिर लिखा नोबॉडी वाज एवर राइटिंग, कोई लिख नहीं रहा था, तो आप बताओ क्या लगाओगे? नोबॉडी के बाद वाज लगाओ, क्योंकि वर्ब तो प्लूरल होता है, वाज क्या होता है? सिंगुलर। तो आप किसके साथ जाएंगे? वाज के साथ। क्लियर रहेगा? इस तरह से क्वेश्चन देगा। अब बताओ, मैं इसी का हो सकता है पजेसिव एडजेक्टिव निकालूं। जैसे आई का बताओ माई निकालते पजेसिव एडजेक्टिव, शी का बताओ क्या निकालेंगे? हर, ही का हिज, दे का देयर। उसी तरह बताओ यू का क्या बनता है? योर, दे का देयर। तो आप खुद बताओ, इन लोगों का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या? मैं बोलूँ सब लोग अपना अपना काम करें, कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, तब वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे निकालोगे? अपना के लिए। तब ऐसे केस में क्या आता है कि इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा? हिज होगा। ना देयर लगाओगे ना हर लगाएंगे। अब देखो एक बात और है, अब याद कीजिए क्वेश्चन टैग में जब ये सब्जेक्ट बन कर आ रहे थे, तो उस सिचुएशन में आप इसका सब्जेक्ट जो क्वेश्चन टैग के बाद लिख रहे थे, टैग के बाद जो लिख रहे थे उसमें क्या लिख रहे थे? दे लिख रहे थे। पहले के ज़माने में ही ले लेते थे, लेकिन अब तो उसको कैंसिल करके क्या लगाते थे? दे। तो आप बताओ, इसका दे के अकॉर्डिंग देयर मत लगा देना। उस केस और इस केस में थोड़ा उल्टा है, ठीक है? यहाँ पे क्या लगाओगे? मेल पर्सन को कंसिडर करना, जबकि वहाँ पे नहीं ले रहे थे। यही बात वहाँ पे उल्टा। अब बताओ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है नोबॉडी इज यार डूइंग हिज या हर और देयर वर्क, तो आप किसके साथ जाओगे? हिज के साथ, कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ कोई भी अपना काम नहीं कर रहा था, तब कैसे बनाओगे? नोबॉडी वाज लगा देना, नोबॉडी वाज डूइंग हिज वर्क। क्लियर है? अब बताओ, देयर तो नहीं लगाओगे, हर तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हिज। ये आता है इसीलिए बता रहा हूँ। अब आओ स्टेप नंबर क्या लिख लेते हैं? 10। अब देखो, ये बड़ी वाला केस हो गया। अब आते हैं ईच वाले केस में। सबसे पहले देखो, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, इसका हिंदी क्या होगा? प्रत्येक। एक केस और बनता है जिसका नाम होता है ऑल। और का मतलब होता है हर लोग या सभी। ऑल का मतलब क्या होगा? सभी। देखो, ऑल जब लिखोगे सभी, तो हमेशा क्या लिखेंगे? प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर है? ऑल को सिंगुलर भी लेंगे, अभी दिखाते हैं, ठीक है? और ईच के बाद क्या लिखते हैं? प्रत्येक। इसको हमेशा सिंगुलर ले लेते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, देखना। मैं लिखूं, मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूं, प्रत्येक लड़का वहां जा रहा है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? जा रहा है। क्लियर है? अब इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? ईच। और यहाँ पे ईच के बाद एक लिखते हैं बॉय, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? बॉयज़। अब इसमें से पहले सेलेक्ट कर लेना। ईच आपने बात कौन सा नॉन लेता है? सिंगुलर नॉन। तो आप बॉय के साथ जाओगे, बॉयज़ के साथ तो जा नहीं सकते। इतनी बातें क्लियर है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज, उसके बाद लिखता हूँ आर, इज और आर लिख दिया। तो बताओ, ईच बॉय के बाद क्या लगाओगे? इज लगाओ, क्योंकि आने वाला वर्ब जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। तो क्या लगाओगे? ईच बॉय इज। उसके बाद मैं लिखूँ प्रत्येक लड़का वहाँ जा रहा है, तो क्या लिखोगे? इज। उसके बाद क्या लगाओगे? गोइंग। उसके बाद क्या लगाएंगे? देयर। ठीक है? अगर सर आप ईच की जगह ऑल ले लेते तब क्या फ़र्क पड़ता? मैं लिख देता ऑल, उसके बाद लिख देते बॉय, उसके बाद लिखते बॉयज़। ठीक है? तो आप बताओ, बॉय के साथ जाते या बॉयज़ के साथ? कौन सा सर? अब ये बॉय हट जाता, ऑल अपने बाद प्लूरल फॉर्म लेता, तो बॉयज़ लगा लेते। जब ये वर्ब मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आप बॉयज़ के बाद क्या लगाओगे? आर लगाएंगे कि इज़? आर की आप लगाओगे इज़। उसके बाद क्या लगाएंगे? गोइंग देयर। गोइंग देयर। अब इसमें क्या होगा? सभी लड़के वहाँ जा रहे हैं, सभी लड़के वहाँ जा रहे हैं। इसमें क्या है? प्रत्येक लड़के वहाँ जा रहे हैं। सर कहने में तो बात बराबर ही लग रहा है, प्रत्येक लड़का वहाँ जा रहा है, सभी लड़का जा रहा है, बात तो बराबर है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, मीनिंग में थोड़ा फ़र्क आता है। देखो, जहाँ पे ईच लगा हुआ मिलेगा वहाँ पे मतलब आप डिवाइड करने का बात करते हैं। डिवाइड मतलब हर एक लड़के के बारे में जानना कि लड़का का नाम, उसके मतलब पूरा ना डिटेल के साथ आप जब जानोगे तो ईच का केस लगाएंगे। जबकि एक इकट्ठे ले लोगे सबको, हो सकता है जैसे मैंने लिखा ऑल बॉयज़, इसका मतलब कहने वाला ये कह रहा है कि मैं सभी लड़के की बातें कर रहा हूँ, उसमें से हर लड़कों को जान नहीं रहा हूँ, लेकिन इकट्ठे सबकी बात कर रहा हूँ। और ईच बॉय का मतलब समझोगा प्रत्येक लड़का की बात भी कर रहा हूँ, सबको इंडिविजुअल जांच पड़ताल के साथ जान भी रहा हूँ। जैसे बताओ, आपको स्कूलिंग में कभी कोई ले गया होगा, है ना, घुमाने फिराने के लिए,
है ना। तो ऐसे केस में बताओ मास्टर साहब सबकी डिटेल्स जान रहे होंगे, कौन बच्चा क्या है, मेरा है कि नहीं है। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, ईच बॉय, क्योंकि हर का इंडिविजुअल आपको कंडीशन मालूम है, उसके पूरा डिटेल मालूम है, तब ऐसे कंडीशन में आप क्या लगाते हैं, ईच का केस ले लेते हैं। समझ रहे। अब बताओ आपको इंडिविजुअल मालूम है, तब ऐसी सिचुएशन में ईच लेंगे। है दोनों मतलब लगभग सेम निकालते हैं, लेकिन ईच के बाद सिंगुलर क्यों लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की बात करता है। इंडिविजुअल मतलब एक एक का बात करेगा, सिंगुलर सिंगुलर करके, ठीक है ना। और ऑल के मतलब इकट्ठे सब आ जाए। जैसे मैं बोलूँ ईच बॉय कैन डू दिस वर्क, और मैं बोलूँ ऑल बॉयज़ कैन डू दिस वर्क, बात तो बराबर है। लेकिन ईच बॉय का मतलब क्या समझोगे, सभी की क्षमताओं के बारे में मालूम है कि कौन कितना उठा सकता है। और ऑल बॉयज़ मतलब एक बार आएंगे इकट्ठे सब उठा लेंगे। समझ रहे। जैसे मालूम चला, मैं बोलूँ ईच बॉय, उसके बाद लिखूँ कैन डू दिस वर्क, ईच बॉय कैन डू दिस वर्क। या मैं लिख लेता हूँ एक बेंच लाऊँ और यहाँ पर रख दूँ, है ना। अब मैं बोलूँ ईच बॉय कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, और मैं एक सेंटेंस बोलूँ ऑल बॉयज़ कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दोनों में बड़ा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा, ईच बॉय कैन लिफ्ट दिस बॉक्स का मतलब आएगा प्रत्येक बच्चे यहाँ इंडिविजुअल की बात करूँगा, एक एक आएंगे उठाएंगे, उससे मुझे एबिलिटी और पावर का पता चलेगा। समझ पा रहे, किसमें कितनी शक्ति मैं लिख सकता हूँ। लेकिन ऑल बॉयज़ लिख दूँ, ऑल बॉयज़ कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब इकट्ठे की बात करूँगा, एक बार आएंगे सब, ये वाला केस हो जाएगा। समझ रहे। तो आप बताओ ऑल के बाद हमेशा प्लूरल का कंसीडर करेंगे, क्योंकि इकट्ठे की बात करते हो। ईच का मतलब इंडिविजुअल सेपरेशन की बात करते हैं, इसीलिए ईच अपने बात क्या लेता है, सिंगुलर नाउन, जबकि ऑल अपने बात क्या लेता है, प्लूरल नाउन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, अब एक बात और है सर, जैसे मैं लिखूं ईच, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर दूँ, इज़ या आर करूँगा, चलो इज़ या आर, यहाँ पे लिखता हूँ गर्ल, या फिर लिखता हूँ गर्ल्स, एक बार में लिख लूँ ईच गर्ल, या फिर क्या लिखा है गर्ल्स। उसके बाद लिखता हूँ आर या इज़ माई स्टूडेंट्स। बताइए किसके साथ जाओगे, ईच के बाद आएगा सिंगुलर नाउन, तो आप गर्ल के साथ जाएंगे। जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, इसके साथ जाएंगे, यहाँ से आर कट जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे 4 ऑप्शन वाला, ये डायरेक्ट सीखोगे तो 4 ऑप्शन में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, पक्का। हाँ क्या हुआ, नहीं समझे। अच्छा ये वाला, अच्छा ये भी माई स्टूडेंट लिखें कि माई स्टूडेंट्स लिखें, है ना, ये भी दिक्कत की बात है। चलो एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो एक पेरेंट्स के 3-4 बच्चे होते हो सकते, पॉसिबिलिटी है ना। चलिए ऐसे भी हो सकता है यहाँ क्लास में कई बच्चे होते हैं। अब बताओ क्लास में बात करेंगे तो आवर फादर्स लिखेंगे, हमारे पिता कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पक्का। लेकिन फैमिली में बैठे हैं, आपके भाई हैं, बहन है, ये है, तो आवर फादर्स तो नहीं लिखे वहाँ पे आवर फादर ही आएगा, क्योंकि हैं तो बहुत सारे लेकिन पापा तो एक हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग हैं, पापा अलग अलग हैं। तो अगर बहुत सारे मैं सिंगल हैं तो स्टूडेंट लिख देंगे, हम ज़्यादा लग रहा है तो माई स्टूडेंट्स लिखेंगे, वहाँ पे दोनों कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही है तो माई स्टूडेंट लेके चलना, माई स्टूडेंट्स ना लिखो तो भी चलेगा। लेकिन हाँ बहस नहीं कर सकते, जैसे आवर फादर आवर फादर्स बोथ आर करेक्ट। समझ रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि आप फैमिली में बैठे हो। अब आपके भाई हैं 2, बहन भी 1 है, तो आप 4 बन गए। अब पापा तो 1 है, तो क्या बोला, आवर फादर्स बोलेंगे वहाँ पे कि आवर फादर, सिंगल पापा की बात है ना, सब अपने पापा, तो मतलब आवर फादर सिंगल होंगे। अब कह दे कि नहीं आवर तो अपने बात पुल्लर लेता है, पुल्लर की बात है, पुल्लर क्यों नहीं लगाएं, अरे पापा तो एक ही है ना, फैमिली की बात होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मालूम चला मैं ये लिखूँ ईच गर्ल इज़, यहाँ पे लिख सकते हैं, सिस्टर भी लिख सकते हैं, सिस्टर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्यों, हो सकता है एक से ज़्यादा यहाँ पे अगर गर्ल्स है, मैंने सभी को मान लिया है कि मेरी क्या है, बहन है, तो ऐसे सिचुएशन में माई सिस्टर्स लिख के जाएंगे, और एक ही है तो माई सिस्टर लिख लेंगे। समझ रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे दोनों मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग सही होता है। जैसे आवर फादर आवर फादर्स कैसे है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए और कोई डाउट। अब आते हैं ईच वाला केस, समझ में आ गया सर। ईच के बाद देखो कभी कभी एंड से जुड़ा होता है। मैं बोलूँ ईच गर्ल, है ना, ईच गर्ल एंड ईच, उसके बाद लिख देता हूँ बॉय। अब बॉयज़ तो लिख नहीं सकते। अब बताइए सर, आपने बताया था कि एंड से जब 2 सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं तो वो तो प्लूरल बन जाता है ना। तो यहाँ पे बताइए इज़ लिखें कि आर लिखें, ये भी बातें हैं, बताओ क्या लगाओगे। फिर लिखूँ गोइंग, बस इतने ही सेंटेंस लिखूँगा, इतने ही आता भी है।
इनमें से वर्ब सिलेक्शन कर लेना। बताओ क्या लगाओगे, एस की आर। अब देखिए फिर बताओ, जहाँ ईच लगा सेपरेशन की बात करेगा, इंडिविजुअल दम सेपरेट होने की बात, यहाँ भी ईच के बाद सेपरेट की बात करेगा। समझ रहे? एक बार में ये, एक बार में ये, एंड से जुड़ा है फिर भी ये सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, आर के साथ नहीं जा सकते। जहाँ ईच दिखे समझ जाना सिंगुलर है, एकदम रट्टा मान लो सीधा सीधा। एक होता है समझदारी की बात कि क्यों हुआ, तो मैंने बताया पीछे क्यों हुआ। एक होता है कि बस रट्टे से भी एग्ज़ाम निकलता है, लेकिन समझदारी और बात अलग होती है। कहीं कहीं भी रट लो भी लोगे तो काम चलेगा, ठीक है ना, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग की बात अलग होती है। अब मैं लिखूँ फिर, सर ऐसा भी हो सकता है, जैसे याद कीजिए मैंने एडजेक्टिव का केस में एंड जोड़ा था, याद करो। जैसे मैं लिखूँ माई मदर, याद करो माई मदर एंड माई फादर, उसके बाद लिखा था इज़, उसके बाद लिखा था आर, उसके बाद लिखें गोइंग। बस इतना करके छोड़ रहा हूँ। आप बताइए इसमें से हमको सिर्फ वर्ब सिलेक्शन करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो बताओ ये प्लूरल होंगे, माई मदर अलग माई फादर अलग, है ना, दोनों तो एक नहीं हो सकते। ऐसी सिचुएशन बताओ प्लूरल आएगा, सिंगुलर तो हो नहीं सकता। एक बात बताए थे कि कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे याद कीजिए आपने मैथमेटिक्स में कभी पढ़ा होगा 2x + 2y, तो इसका कॉमन अगर करोगे तो 2 कॉमन करके x + y तो लिख सकते थे, याद कीजिए वचन पढ़े थे ना, बात तो बराबर ही है। गुना करेंगे तो ऐसे ही चला आएगा बराबर। तो वही बात है, यहाँ से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन ले लो, माई को कॉमन ले लो एक साथ, मैं लिखूँ माई, उसके बाद क्या लिखता हूँ मदर, माई मदर, उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड, उसके बाद माई को कॉमन ले लिया तो बच्चा यहाँ पे मदर फादर बचा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे फादर, क्लियर। उसके बाद मैं लिखूँ फिर से इज़ या आर, इज़ या फिर क्या लिखूँगा आर। अब बताओ यहाँ पे सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा? अभी भी प्लूरल रहेगा, क्योंकि मदर जो है फादर नहीं हो सकते, फादर मदर नहीं हो सकते। पिछले क्लास में बताया था आर के साथ जाओगे, इसके साथ तो जा नहीं सकते। यहाँ पे गोइंग का क्या होगा, गोइंग रहेगा। उसी तरह अगर ईच को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ईच को क्या लिखूँगा कॉमन, ईच फिर लिखता हूँ गर्ल, उसके बाद लिखता हूँ एंड, अब फिर ईच को कॉमन ले लीजिए बॉय लिख लूँ, ठीक है। उसके बाद फिर लिखूँ इज़ या आर। बताओ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, बात तो बराबर ही है। मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा सिंगुलर की, तो आप किसके साथ जाओगे, इस के साथ, आर के साथ नहीं जाएंगे। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अच्छा चलो, ये स्टेप नंबर क्या था, 10 था। लेकिन स्टेप नंबर 10 के बाद अगर हम स्टेप नंबर किसकी बात कर लें, स्टेप नंबर 11 की बात कर लें। कितना? स्टेप नंबर 11 का। चलो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, चलिए स्टेप नंबर सर 11 बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना, मैं कहूँ अच्छा एक बात बताओ, वन ऑफ माई फ्रेंड, क्या ये सेंटेंस इतना सही लिखा हुआ है? बोलो, इतना बताओ सही लिखा हुआ है कि गलत? मेरे दोस्तों में से एक, इतना सही है कि गलत है? खुद बताइए। जब आपने वन की बात किया, किस में से? दोस्तों में से। बताओ ये सिंगुलर है? बोलोगे यस सर सिंगुलर तो है। और बताइए ये भी सिंगल है? बोलोगे यस। तो बताइए आपने क्या कहा है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो खुद बताओ मेरा दोस्त ज़्यादा होगा तब न ज़्यादा में से एक को कॉमन लेंगे। ये एक में से एक कैसे कॉमन आएगा सर? आएगा। सिंगल में से सिंगल कैसे ले लोगे? यहाँ पे खुद बताओ क्या लिखा हुआ, माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड। खुद बताओ एक दोस्त में एक दोस्त, क्या ऐसा मीनिंग होगा? मेरे एक दोस्त में एक दोस्त आ रहे हूँ, ऐसा कैसे होगा? इसीलिए बताओ इसको प्लूरल करना पड़ेगा, तब ना ज़्यादा में से एक को निकालोगे, ज़्यादा में से दो को निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वन ऑफ माई फ्रेंड लिखना ठीक होगा? बोलोगे नहीं, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं एक का या दो का तो इसको प्लूरल रखिएगा तब ना सिलेक्ट करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा हमेशा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखोगे, कभी भी फ्रेंड नहीं आएगा। खुद बताओ अब होगा मेरे, देखो इसको प्लूरल करोगे, मेरे दोस्तों हो गया ना, में से एक। समझ में आया? अब देखो आपको पॉजेसिव जब पढ़ाया गया होगा ऑफ का बात, तो यहाँ पे का की के आया होगा। याद कीजिए आपको बचपन में पढ़ाया है ना, जैसे राम का दोस्त तो क्या लिखोगे? द फ्रेंड ऑफ राम। याद है ना? राम के पिता द फादर ऑफ राम, याद है? ऐसे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, करते थे कि नहीं? यहाँ पे एपोस्ट्रोफे का केस ले लेंगे, ये तो करते थे। खुद कीजिए, यहाँ पे आप बताओ ऑफ जो है, ये ऑफ जो होगा या तो का की आएगा क्या? यहाँ पे मीनिंग नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है? में से। और में से जब मीनिंग आए तो इसका मतलब होगा सिलेक्शन की बातें कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिलेक्शन की, है ना। देखो मेरे दोस्तों में से एक। अब यहाँ पे बताओ दो लिख सकते हैं, मेरे दोस्तों में से दो, है ना, दो दोस्त। मेरे दोस्तों में से तीन दोस्त। तो अब यहाँ पे क्या लिखना होगा?
2 ऑफ माई फ्रेंड्स, 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, ये तो लिखोगे। तो 1 ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो बताओ 1 ऑफ के बाद नॉन क्या होगा, सिंगुलर की प्लूरल? हमेशा प्लूरल होगा, वो भी काउंटेबल नॉन प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल नॉन तो उसका प्लूरल तो बना ही नहीं सकते। क्या पेट्रोल का पेट्रोल्स कर देंगे? नहीं ना। चलिए अब बताइए, इतनी बातें अगर समझ गई है तो बताओ क्लियर है। चलो अब लिखता हूँ यही वाला केस मैं लिखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज़, अब फिर लिखता हूँ आर, फिर गोइंग देयर, ऐसा कर लेता हूँ, मान लो, तो आप बताओ इसमें से क्या सिलेक्शन करोगे? इज़ की आर? अब खुद बताओ, पकड़ना आपको। ये तो प्रीपोजिशन है सर, आप प्रीपोजिशन के बाद अभी बताए हैं कि ये ऑब्जेक्ट का केस बनता है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का सिलेक्शन नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बताओ ये फ्रेंड्स में से एक की बात है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इज़। आर तो आ ही नहीं सकता सर, समझ नहीं क्या? हाँ सर ऐसा हो सकता था कि अगर 2 ऑफ माई फ्रेंड्स होता तब तुरंत लिखते आर, क्योंकि मेरे दोस्तों में से 2 दोस्त की बात है, तब प्लूरल बना लेते। जैसे हो जाता कि ये तो कागे की समझ में आया, ऐसा कहीं पर नोट डाउन कर लेना कि ऑफ का मतलब पोजेशन भी आता है और सिलेक्शन में भी आता है ना। चलिए ऐसा लिखा होता कि 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके बाद लिख दूँ इज़ या आर, गोइंग देयर, तब बताओ क्या होता सर? बोलिए इनमें से आप वर्ब का सिलेक्शन क्या होता? क्या अभी भी इज होगा कि आर होगा? अब देखो मेरे ये क्या होगा, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से 2 दोस्त, यही ना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का सिलेक्शन आर होगा। क्या इज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई ना दिक्कत। अब यही केस मैं ऊपर में लिखता हूँ, याद कीजिए ऊपर में आ रहा है ना इतना। चलो मैं लिखता हूँ ईच वन ऑफ यू। चलो ऐसा कर लेता हूँ, पहले ईच ऑफ यू कर लेता हूँ, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू। उसके बाद मैं लिखता हूँ इज या आर, गोइंग देयर, बताओ क्या लगाओगे? चलो पार्टी शुरू हो गई। आर की इज, खुद बताओ। आपने बताया सर कि ये हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर तो हो नहीं सकता। अभी बताए ना सिंगुलर होगा, बोलोगे अभी वहाँ पे यू क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, बोलो हमेशा प्लूरल है वो। अब ऐसे केस में इसका आप सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्शन आपने किया है ईच का। ईच का मतलब आप ईच में तो सिंगुलर प्लूरल दोनों दिखा सकते हैं ना, लेकिन बात करते हैं सिंगुलर का क्योंकि इंडिविजुअल सिलेक्शन करते हैं, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, मतलब एक एक करके। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। तो बताइए सर आपका जो सिलेक्शन होता है वर्ब का, हमेशा सिलेक्शन वर्ब का किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताइए जब सिंगुलर हो गया तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच के साथ आर के साथ नहीं जा सकता, यू के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। यू तो ऑब्जेक्ट है किसका? प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का सिलेक्शन नहीं किया जाता। ऐसे सिचुएशन में बताओ क्या लगाओगे? ईच के अकॉर्डिंग। और ईच अभी पर क्या है? हमेशा सिंगुलर, क्योंकि इंडिविजुअल की बातें करता है। अब ऐसे सिचुएशन में ईच सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर। अब बताओ क्या लगाओगे? ये क्वेश्चन आता है। अब क्यों आता है समझ में आ गया पूरा वाइवा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? पक्का? हाँ चलिए। अच्छा पहले स्टेप नंबर ये पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है? हाँ अच्छा ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे दे देते हैं। कहाँ पे? इसी के नीचे मैं लिखता हूँ ईच ऑफ, अच्छा एक देता हूँ दे और एक देता हूँ देम। इनमें से बताओ क्या लगेगा, ये बताओ। यहाँ से क्या सिलेक्ट करें सर, दे कि देम? हाँ खुद बताओ। ये तो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन अपने बात तो ऑब्जेक्ट मांगता है, और जब ऑब्जेक्ट मांगेंगे तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट पर देम लगाएंगे, दे के साथ नहीं जा सकते। ईच ऑफ देम, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा बताइए सर यहाँ पे फिर से बताओ, इज लिखे हैं कि आर लिखे सर? बोलो, राइटिंग कर लेता हूँ, बताओ किसके साथ? अब बताओ ईच की बात है ना सर, सिलेक्शन की बात है, वो भी सिंगुलर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या लगाओगे? क्लियर है? या तो रट्टा मान लो सीधा सीधा, जहाँ पे ईच देखा आँख बंद करके आपको क्या लगाना है? सिंगुलर। क्यों लगाना वो बात अलग है। अच्छा किताबों में भी दिया रहता है कि नहीं दिया रहता? कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जाके किताबें खोलना, मिलेगा ज़रूर लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, समझ रहे? चलो अब आते हैं, ईच ऑफ हो गया। अच्छा ईच ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, इज या आर योर फ्रेंड। बताइए किसके साथ? अब आंख बंद कर लेना, बोलना ईच जहाँ पे देखे सर हमेशा सिंगुलर के साथ, प्लूरल कभी ना जाएंगे। समझ में आया? स्टेप नंबर 11। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का? अच्छा
ईच को एंड से भी जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ईच को एंड से भी जोड़ा। अच्छा और क्या हो सकता है, हाँ ईच और एवरी का केस वैसे ही है, जैसे एवरी लिखे तो एवरी के बाद भी हमेशा नॉन क्या होगा, सिंगुलर होगा। नॉन क्या लिखोगे, सिंगुलर। नॉन हमेशा क्या होगा, जैसे मैं लिखूँ एवरी स्टूडेंट और लिखता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ जैसे ईच है ना, बिल्कुल ईच बराबर एवरी कर लेना वहाँ पे, और स्टूडेंट्स उसके बाद लिखता हूँ इज़ या आर, है ना, गोइंग, ऐसा कर लेता हूँ। बताओ किसके साथ जाओगे आप। आपने देखा कि सर जैसे आप देखिए ईच के बराबर एवरी होता है, तो एवरी के बाद भी सिंगुलर आएगा, और वर्ब ये तो प्लूरल नहीं हो सकता, जब ये सिंगुलर बन जाएगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो आप इसके साथ जाएंगे सर, आर के साथ नहीं जा सकते, ख़त्म। क्लियर रखेंगे। अच्छा कोई डाउट तो नहीं है। अब बताओ एवरी का भी केस एंड से जोड़ सकते हैं तो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच बराबर क्या है, एवरी, एवरी बराबर क्या है, ईच, ख़त्म। अच्छा सर एक और क्वेश्चन बनता है इधर से, यही इसी को हम स्टेप नंबर क्या मान लेते हैं, 12। स्टेप नंबर क्या मान लोगे, 12। अब स्टेप नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव तक पूछता है आपको। स्टेप नंबर 12, स्टेप नंबर 11 के बाद क्या लिखेंगे, 12। हाँ चलो। अच्छा देखो आपको बचपन पढ़ाया गया मेनी के बाद आने वाला नॉन जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। मेनी स्टूडेंट्स लिखेंगे, कभी मेनी स्टूडेंट नहीं लिख सकते। मेनी गर्ल्स लिख सकते हैं, गर्ल नहीं लिख सकते। मेनी बॉयज़ लिखेंगे, बॉय नहीं लिख सकते, ऐसा पढ़ा है। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेनी, उसके बाद लिखते हूँ बॉयज़, तब तो सही है, मेनी बॉयज़ कर लिया। अब बताइए प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पे एम और इस से, है ना, कमिंग लिख लेता हूँ, बस कमिंग लिख लेता हूँ। आप खुद बताइए इनमें से क्या लगाओगे सर, आप खुद बताओ। जब नॉन प्लूरल हो जाता आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। तो आप बताइए प्लूरल है तो आने वाला वर्ब कोई प्लूरल होगा। आप बताओ इस के साथ तो नहीं जा सकते, क्या लिखोगे, आर लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अच्छा एक बात बताओ, मैं लिखूँ मेनी, ठीक है, उसके बाद ऐसा केस आ जाए कि मेनी के बाद ए लग जाए, और फिर लिखता हूँ गर्ल, और फिर लिखता हूँ गर्ल्स, फिर लिखता हूँ गर्ल्स, गर्ल और गर्ल्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ इज लिखता हूँ और आर लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ कमिंग। चलिए देखो एक बात बता रहा हूँ, अगर मेनी को अलग रखोगे और डायरेक्ट इसके बाद नॉन लोगे तो इसको मालूम चला ए फिलहाल बीच में नहीं है, तो बताओ कंसिडर करके आप ये लगाते गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पे जैसे गर्ल्स होता है तो यहाँ पे आर के साथ भाग जाते। क्लियर है। लेकिन ऐसा हो जाए कि सर मेनी को ए के साथ ले लेते हैं, ऐसा तो हो जाएगा। देखो मेनी अपने बाद प्लूरल नॉन आएगा, तो बताओ मेनी, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ गर्ल, अ गर्ल कर लेता हूँ, मेनी अ गर्ल, ठीक है। क्या इतना सही है सर, यहाँ पे मानो। देखो मेनी अ गर्ल लिख सकते हैं, कभी बोलोगे नहीं, मेनी अपने बाद तुरंत बोलता है प्लूरल हो जा, आइए प्लूरल होएगा ही नहीं, ये तो आपने ए गर्ल लिखा। ऐसे केस में क्या करते हैं कि अब देखो कंडीशन क्या बनता है, मेनी के बाद ए गर्ल भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनी के बाद प्लूरल नॉन आता है, सिंगुलर तो आ नहीं सकता, तो मेनी कहता कि ठीक है नॉन के साथ तुम मत आओ, मेरे ही साथ आ जा और मेरा मीनिंग चेंज कर दे। बातें समझ पा रहे। अब जब मेनी ए हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है ईच और एवरी का केस चला जाता है। देखो ईच को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसका नाम क्या आएगा, मेनी ए या एन, वो नॉन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ए और एन कैसे होता, वोवेल साउंड रहेगा तो एन लगा देंगे, ए है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना। चलिए अब खुद बताओ मेनी ए, मेनी क्या मांगता है अपने बाद प्लूरल नॉन, लेकिन इसको लिख दिया है ए गर्ल, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, मेनी को एक साथ ले लेते हैं, मेनी के बाद क्या ले लेंगे एक साथ, और ये किसका केस बनेगा, ईच का। अब बताओ जब ईच होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे बताओ इज लगाओगे कि आर लगाओगे। अब इसके साथ जाएंगे, उसके बाद लिखूँ कमिंग हेयर, कमिंग, उसके बाद लिख देता हूँ हेयर, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखिए मेनी के बाद कभी भी ए या सिंगुलर नॉन लिखा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है ना। मेनी के बाद एन भी आ सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड ना होकर वोवेल साउंड होगा तब। यानी आपने देखा मेनी ए किसका मीनिंग रखता है, ईच का, एवरी का, समझ में आया। मेनी के बाद सिंगुलर नॉन भी आ सकता है, कब, जब बीच में ए रहेगा तब। लेकिन मेनी उसको नॉन ना देके, मतलब नॉन को ये आर्टिकल हासिल ना देकर अपने साथ मर्ज कर लेता है, और जब अपने बात मर्ज करेगा तो इसका मीनिंग होता है ईच या एवरी का केस। क्लियर है। अब बताओ मेनी का मतलब होता है कई, लेकिन मेनी ए लग गया तो प्रत्येक की बात आ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे।
मैं लिखूँ मेनी अ गर्ल, मेनी अ बॉयज़, तो इसका मतलब होगा ईच बॉय ईच गर्ल। समझ पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का? अब इस पर क्वेश्चन बनेगा तो बना लोगे? देखो मैं लिखता हूँ मेनी, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छा कर लो, मेनी एन ऑनेस्ट, उसके बाद लिखूँ बॉय, फिर लिखता हूँ इज़ या फिर आर, है ना, गोइंग टू पटना। बताओ किसके साथ जाओगे? मेनी के बाद ए या एन आ गया सर, तो बताओ ये मेनी इसको डायरेक्ट दे देता है क्या? बोलता है कि ना ना ना, मेनी के बाद बताओ एन ऑनेस्ट नहीं है, ये मेनी अपने बाद इसको लेगा और इसका मीनिंग क्या बनाएगा? ईच। और जब ईच बनाएगा या एवरी बनाएगा तब इसको देगा, ये सिंगुलर होना चाहिए। नहीं तो अगर मेनी के बाद तो ये प्लूरल मांगता था, समझ रहे ना? तो मेनी का मतलब जब प्लूरल हो जाएगा कहीं पे नाउन, तो मीनिंग का मतलब होता है कहीं, समझ रहे? लेकिन मेनी के बाद अगर सिंगुलर लिखा हो रहा है, ए और एन के बाद नॉन लिखा, तो उसी मेनी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्येक के ईच का केस आएगा। ये हिंदी में नहीं है, समझ पा रहे? इसलिए जब ट्रांसलेट करोगे ना तो एग्जैक्टली ट्रांसलेशन कर नहीं पाते। क्यों? उसका मीनिंग नहीं है। देखो रट्टा मारोगे तो निकल जाएगा कि मीनिंग के बाद ए या एन वाला केस रहेगा, नॉन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन मीनिंग निकालने के लिए देख कि मतलब क्या है, मीनिंग के बाद प्लूरल आएगा तो क्या मतलब निकलेगा, मीनिंग के बाद ए और एन और सिंगुलर नॉन आएगा तब क्या मतलब निकलेगा। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं है? मेनी के बाद ए या एन आया तो वही मेनी ए और एन अपने साथ जोड़ के उसको ईच का केस या एवरी का केस ले लेता। और आपने अभी सीखे हैं कि ईच या एवरी क्या होगा? सिंगुलर, तो आने वाला नॉन सिंगुलर होगा। मेनी अपने बाद कभी भी अगर मेनी अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो कभी भी नॉन को जो है प्लूरल ले लेता, सिंगुलर ले ही नहीं सकता। तो इसीलिए ए और एन आएगा तो किसके साथ होगा? मेनी के साथ ही होगा। और मेनी के साथ ए या एन जुड़ जाए तो हमेशा उसका केस क्या हो जाएगा? ईच या एवरी का केस। और ईच एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, हर एक। क्लियर है? तो नॉन हमेशा क्या लिखोगे? फिर सिंगुलर लिख सकते हैं। क्लियर है? बताओ ऐसा आएगा तो बताओ किसके साथ जाएंगे? ईज के साथ जाएंगे, समझ रहे? या तो फिर एन को हटा दो, यहाँ पे बॉयज लगा दो, फिर आर के साथ भाग जाना। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है? यानी आपने देखा कि जब ये समराइज कर लो कि मेनी के बाद ए या फिर क्या आ सकता है? एन आ सकता है और ये नॉन हो सकता। और नॉन कैसा होगा बताओ? सिंगुलर होगा, एसएल वाला। और वर्ब भी बताओ क्या होगा? फिर सिंगुलर होगा, एसएल वाला। क्लियर है? मेनी के बाद डायरेक्ट बताओ ये दिखाई दे देगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। अगर मेनी के बाद ए और एन जहाँ हटा तो नॉन हमेशा प्लूरल होगा, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर है? यानी आप एक और समराइज यहाँ पे हैश करके कर लेना। क्या लिखना? कि मेनी के बाद अगर ए और एन ना हो तो हमेशा नॉन तो होगा, लेकिन वो नॉन हमेशा क्या होगा? पीएल होगा। पीएल मतलब प्लूरल होगा। और प्लस में वर्ब आने वाला भी क्या होगा? पीएल होगा। पीएल मतलब प्लूरल होगा। ये दूसरा हैश लगा लेना, कभी भूलोगे तो नहीं। इससे क्वेश्चन बना है और बनता रहेगा, तो इस बात को ध्यान रखना। या तो रट्टा मान लो मेनी के बाद ए और एन जब भी मिले नॉन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, मेनी के बाद ए या एन ना मिलकर तो हमेशा नॉन प्लूरल होगा, आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये बातें देख लो। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के बाद उसका एग्रीमेंट कैसे हो रहा वर्ब से, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो बताओ आज हम लोग कितना पढ़े हैं? कौन सा स्टेप पढ़े थे? 11 ने होगा खाली। हाँ चलो 12 हो गया। कहाँ 12 हुआ जी? 10 हुआ ना। ये 10 का यहाँ एग्जाम्पल हुआ, 11 का वहाँ से वहाँ हो गया। अच्छा 12 भी है। हाँ तो एग्जाम्पल कहाँ उसका लिखे हैं? अच्छा इधर लिखे दोनों, है ना? ठीक है ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि 12 कहाँ चले गए। चलो 12 तक पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बताओ अच्छा जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग अगला स्टेप पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? रटेगा तो नहीं कि बाउंस कर गया? सब बाउंस कर रहा है तो रट्टा फिर मान लो कि मेनी के बाद ए और एन आएगा तो नॉन सिंगुलर, मेनी के बाद ए और एन आए तो नॉन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ख़त्म। चलिए कॉपी कीजिए। ब्राइटनेस देखिए।